हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विश्व का भूगोल से। विश्व के भूगोल में पहला जो आ रहा है हमारा चैप्टर है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उन सभी को करने वाले हैं। और जो भी फैक्ट्स हैं हम उन सभी फैक्ट्स के ऊपर अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि ये क्लास खत्म होते होते जो भी है आपका चैप्टर जो है क्वेश्चन के साथ मैं उन सभी फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपका जो है पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा। ओके, और ये मुख्यतः क्या है, बीपीएससी के लिए है, बिहार एग्जाम के लिए है, और अन्य सभी जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम में आएगा। तो ये बुक जिससे मैं ये सब करवा रहा हूँ इसका नाम है घटना चक्र। तो चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे और एक एक क्वेश्चन करके हम जूम करके करेंगे ताकि हमें एक क्वेश्चन दिखे और मैं अच्छे तरीके से क्या एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो चलते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन पे और इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमने लिया है, महाद्वीप पे बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। ओके, ऑप्शन ए है जे विल्सन, ऑप्शन बी है ए वेगनर, ऑप्शन सी है डुइट, ऑप्शन डी है एच हेस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि महाद्वीप सिद्धांत इसको अंग्रेजी में कहते हैं। हो सकता है अगर अंग्रेजी में पूछता है या फिर कोई इनका अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो इसका है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ओके, महाद्वीप सिद्धांत कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक थे, मतलब जिसने इस सिद्धांत को दिया, उसका नाम था अल्फ्रेड ए वैगनर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अल्फ्रेड ये जो थे एक जर्मन मौसम विज्ञानी थे। ओके, और इन्होंने 1912 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से एक विचार प्रस्तुत किया, जिसे अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशियन में इसने ये अवधारणा, मतलब महाद्वीप पे बहाव का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। ये सिद्धांत क्या है। ओके, तो ये सिद्धांत है कि सबसे पहले इन्होंने समझाया लोगों को कि पहले, मतलब बहुत दिन पहले की बात है। ओके, कब की ये बात है, तो 200 ईयर्स एगो, है ना, 200 ईयर्स एगो, मतलब मिलियन ईयर एगो की बात है कि एक पेंजिया होता था, है ना। पेंजिया पेंजिया मतलब क्या, वो लैंड का पार्ट था, मतलब भूमि। इसके बाद जो है एक पैथलासा होता था। पैथलासा क्या है, महासागर, महासागर, है ना, इसको पैथलासा कहते थे, पैंथालासा। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद ये पेंजिया और पैथालासा जब वो आपस में क्या है टूटने लगे। ओके, टूटते टूटते क्या हो गया, लोरेशिया बन गया और गोंडवाना लैंड बन गया। ओके, ये जो है ये पार्ट जो है डिवाइड होके ये बन गया लॉरेशिया, और एक दूसरा पार्ट डिवाइड होकर क्या बन गया, गोंडवाना लैंड बन गया। ओके, तो यहाँ से अस्तित्व आया, मतलब अब जैसे कि लॉरेशिया बोले तो ये पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का हो गया, यूरोप का हो गया और एशिया का। तो नॉर्थ अमेरिका लिख देता हूँ, यूरोप लिख देता हूँ, यूरोप प्लस एशिया का ये पार्ट हो गया। और गोंडवाना लैंड जो हो गया ये साउथ अमेरिका हो गया प्लस अफ्रीका हो गया। ओके, प्लस अंटार्कटिका हो गया, ठीक है, प्लस ऑस्ट्रेलिया हो गया, प्लस इंडिया का पार्ट हो गया। राइट, तो इतना आपने समझ लिया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ओके, तो हमारी आकाश गंगा को परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो लगता है, देखिए टोटल जो समय लगता है लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं हो सकता, तो लगभग जो है 22.5, ओके, 22.5 से 25, है ना, 22.5 से कितना 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। मतलब ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर है। और इस विशाल जो समय टाइम पीरियड है, ओके, ये जो टाइम पीरियड है इसको क्या लिखेंगे, समय अवधि है। इस समय अवधि को क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, ना, ब्रह्मांडीय वर्ष या कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, या फिर गैलेक्टिक ईयर बोलते हैं, गैलेक्टिक ईयर बोलते हैं। और देखिए सबसे पहले, और इसके बाद क्या है कि हमारे सूर्य की गति और स्थिति में हम जानेंगे कि हमारा सौरमंडल जो है आकाशगंगा के केंद्र से लगभग कितना है, 26,000 से 28,000 प्रकाश की वर्ष की दूरी पर स्थित है। और सूर्य और उसका परिवार लगभग 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अंतरिक्ष में यात्रा करता है। ओके, तो इतना समझाने के बाद मैंने इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए IAS के एग्जाम में, प्री एग्जाम में कब पूछा गया, 1994 में पूछा गया था, और BPSC के एग्जाम में 1995 में पूछा गया था। तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो BBI क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है फिर पुनः रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तारामंडल को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। ओके, अब कॉन्स्टलेशन क्या है, तो सबसे पहले जाते हैं कि तारामंडल है क्या। ओके, तारामंडल क्या हो गया, तारामंडल है तारों का समूह, है ना, तारों का समूह, तारों का समूह का क्या कहते हैं, तारामंडल। और टोटल नंबर ऑफ तारामंडल कितने हैं, 88 है। ओके, 88। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि 88 तारामंडल में, मतलब एक ही समय में हम 88, मतलब सभी तारामंडल जो होते हैं विजिबल नहीं होते। ओके, तो देखिए 88 हमारे पास कितना है, 88 तारामंडल है। तो इनमें से कुछ तारामंडल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है,
तो उस सभी का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि आपने सुना होगा सप्तऋषि का नाम। सप्तऋषि इसको अंग्रेजी में उर्सा मेजर कहते हैं, अगर जो अंग्रेजी के छात्र हैं को पता चले। और इसे क्या ग्रेट बियर भी कहते हैं, ग्रेट बियर। ओके, दूसरा तारामंडल का नाम है जो कि फेमस प्रसिद्ध है, मैंने यहाँ पे लिख दिया जो प्रसिद्ध तारामंडल है, मैं उन्हीं का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, दूसरा जो तारामंडल है ओरियन, ओरियन है, इसको अंग्रेजी में भी ओरियन ही बोलते हैं। और तीसरा है, अगर तीसरा की बात करें, तीसरा तारामंडल तो हाइड्रा, हाइड्रा है। और चौथा क्रक्स। ये कुछ प्रमुख तारामंडल जो है मैंने यहाँ पे उनका नाम लिख दिया है। ओके, और जैसे कि आपने ये सुना होगा कि हमारे प्रसिद्ध जो है 12 राशि है ना, 12 राशि जो होते हैं, 12 राशि वो भी क्या है, एक प्रकार का एक जो है तारामंडल ही है। और ये क्या होता है कि सूर्य जो होते हैं, सूर्य साल भर इन्हीं के मार्ग से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। और इनका नामांकन जो है कैसे किया गया है, इनका नामांकन की बात करते हैं तो जैसे कि तारामंडल होते हैं तो वो मतलब कि बहुत दूर में स्थित है, राइट। तो वो जो दूर में स्थित है तो कभी कभी क्या है अजीब अजीब तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे कोई तारामंडल जो है जानवर की तरह दिखाई देते हैं तो उनका जानवर के नाम से उनका दिया हो गया। कोई देवता की तरह दिखाई देते हैं दूर से, ओके, कोई देवता हो गया, कोई वस्तु हो गया, या फिर है ना कोई बियर की तरह, है ना, इसलिए उड़ीसा में जो ग्रेट बियर भी कहते हैं। इस प्रकार जो है वो तारों का नामांकन किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशंस कितने हैं, तो 88 है। ओके, और तारामंडल किसे कहते हैं, तो तारों का समूह को तारामंडल कहा जाता है। ओके, क्योंकि तारामंडल का पृथ्वी से देखने पर एक निश्चित आकृति जैसा दिखाई देता है। ओके, तो प्राचीन काल में इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो दिशा खोजने और कैलेंडर बनाने के लिए किया जाता था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस तारामंडल के तारे धूर तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। ऑप्शन बोल रहा है ए सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या वृष। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धूर की ओर करते हैं। तो धूर की ओर जो करते हैं, धूर की ओर मतलब पोल स्टार बोलेंगे। ओके, पोल स्टार, पोल स्टार होते क्या है ना, संकेत। तो वो इसका करेक्ट आंसर है कि संकेत करते हैं वो कौन है, तो इसका सप्तऋषि। सप्तऋषि का अभी जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ओके, तो सप्तऋषि का हमने अंग्रेजी नाम क्या जाना था, तो उर्सा मेजर, उर्सा मेजर कहते हैं। और टोटल सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि जो है तारों का समूह है, राइट। ये तारों का समूह जिसे तारामंडल कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ तारामंडल कितने हैं, तारामंडल जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तारामंडल 28 है। उनमें से महत्वपूर्ण जो तारामंडल है वो है सप्तऋषि, राइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सप्तऋषि। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूजन है, मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, फिर भी अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे क्या मैसेज कर सकते हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ वो BBI क्वेश्चन है, BPSC 2023 में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ऑप्शन है किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे हैं, या तारों का एक समूह है, या घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, या किसी तारे का विस्फोट है। तो देखिए, पल्सर क्या है, पल्सर एक घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ओके, हम सबसे पहले जानेंगे, यहाँ पे हमने आंसर तो जान लिया कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, न्यूट्रॉन तारे हैं। ओके, तो न्यूट्रॉन तारे हैं, लेकिन पल्सर होता क्या आखिर में, है ना। ये तो पल्सर क्या है, घूमते न्यूट्रॉन तारा है, राइट। अगर शॉर्ट में बोले कि पल्सर क्या है, तो पल्सर क्या है, एक घूमते न्यूट्रॉन तारा है। लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है ना, इस पर थोड़ा सा कहानी हम सुन लेते हैं, तो क्या होगा कि आपको याद रखने में ईजी होगा। ठीक है, क्या होता है कि जब पल्सर का जन्म कैसे होता है, पल्सर का जन्म कैसे होगा ना, जन्म की कहानी सुनते हैं। ओके, जैसे एक विशाल विशाल तारा होता है, राइट, अपने से इसी के सूर्य से कई गुना ज़्यादा बड़ा। जब इसमें क्या हो, विशाल तारा में जो होता है विस्फोट होता है, विस्फोट होता है। इस विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। ओके, सुपरनोवा, आपने सुना ही होगा नाम सुपरनोवा। ओके, तो क्या जब विस्फोट होता है तो ये केंद्र में सिमट कर एक बहुत ही डेंस पिंड बन जाता है, घना घना पिंड बन जाता है, राइट। और यही पिंड जो है ये पर्याप्त मतलब इतना ज़्यादा घना होता है कि कहते हैं इसके बारे में कि एक जो न्यूट्रॉन तारा होता है ना, उसका एक चम्मच, न्यूट्रॉन तारा का एक चम्मच है ना, एक चम्मच, चम्मच इक्वल टू क्या होता है, एक चम्मच का जितना मतलब इसका वजन होगा, ये सेम टू सेम हमारा जो हिमालय है, हिमालय ना, हिमालय के वजन के इक्वल होता है इसका वजन, है ना। मतलब इतना ज़्यादा वो डेंस होता है। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ये घना हो जाता है, पिंड बन जाता है, तो ये न्यूट्रॉन तारा बन जाता है ना, न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। ओके, और जब ये यही न्यूट्रॉन तारा जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगता है तो इसी को क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सौर मंडल से है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। हमारा आ गया क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ओके, ग्रह और निहारिका। ठीक है, क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी नाम यहाँ पे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, इसलिए मैं जो भी है यहाँ पे अंग्रेजी नाम बताता हूँ। तो क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। धूमकेतु को बोलते हैं कोमेट, ग्रह को बोलते हैं, क्या बोलेंगे ग्रह को, प्लैनेट, प्लैनेट्स। और निहारिका को अंग्रेजी में बोलते हैं नेबुला। राइट, अब देखिए मैं बताता हूँ, एक एक करके मैं डिस्कस करेंगे और लास्ट में क्या है हम आंसर की ओर बढ़ेंगे ना। बोला सौर मंडल का भाग नहीं है, जैसे ग्रह हो गया, तो ग्रह कितने हैं, है ना, तो ग्रह हो गया हमारे नहीं क्षुद्र ग्रह है ना, एस्ट्रॉइड है। तो एस्ट्रॉइड क्या होता है, तो एस्ट्रॉइड जो है चट्टान, और एस्ट्रॉइड क्या होते हैं कि ये जो है चट्टान और धातुओं से बने पिंड होते हैं। ओके, और बात रखिए कि कहाँ पाए जाते हैं ना, कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे एस्ट्रॉइड, तो एस्ट्रॉइड कहाँ पे मिलेंगे, मंगल मतलब कि मार्स, और बिटवीन मार्स और क्या होगा जुपिटर का, जो जुपिटर के बीच में है ना, जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में ये क्षुद्र ग्रह जो है पाए जाते हैं। और ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा धूमकेतु, है ना। धूमकेतु क्या है, धूमकेतु जैसे कि जम्मू ही बर्फ होता है ना, बर्फ हो गया और धूल से बने होते हैं। इन्हें अक्सर क्या है, गंदा बर्फीला गोला भी कहा जाता है धूमकेतु को। ये सब याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, इसको क्या है, गंदा बर्फीला गोला, बर्फीला गोला भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रह। तो ग्रह के बारे में जानते हैं, ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं, ओके, जो किसी तारे के चारों ओर निश्चित कक्षा में जो है घूमते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया ग्रह। नेक्स्ट आ गया हमारा निहारिका। निहारिका क्या, अंग्रेजी नाम क्या है, नेबुला। और निहारिका होता क्या है, तो तारा बनने का जो सबसे पहला स्टेज होता है, ओके, न्यू बोर्न, है ना, न्यू बोर्न स्टार। ओके, न्यू बोर्न स्टार को हम नेबुला कहते हैं, को नेबुला कहते हैं। मतलब तारा बनने की जो पहला जो स्टेज होता है नेबुला से स्टार्ट होता है। नेबुला से क्या स्टार्ट होता है कि तारा बनना कोई चीज़ स्टार्ट हुआ, तो कैसे होगा, गैस, ओके, गैस हो गया, डस्ट हो गया, और पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो है एक आएगा, और ग्रेविटी के कारण, है ना, ग्रेविटी के कारण जो है आपस में मतलब कि जुड़ने लगेंगे, है ना। तो ये तारा बनने का जो स्टार्टिंग जो प्रोसेस होता है उसी को नेबुला कहते हैं। तो देखिए क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल का पार्ट है, क्योंकि ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया गया। धूमकेतु, है ना, कॉमेट्स जो बर्फीले होते हैं, ये भी हमारे सौरमंडल में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा ग्रह, है ना, तो हमारे सौरमंडल का पार्ट होते हैं, तो सन के जो है चारों ओर घूमते रहते हैं ना, ग्रह हो गया। अब नेक्स्ट आ गया हमारा नेबुला। नेबुला जो है एक स्टार बनने की जो प्रथम स्टेज होती है, राइट। तो हमारा नेबुला जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि नेबुला हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए है न्यूटन, डाल्टन, या कॉपरनिकस, या आइंस्टीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिन्होंने सर्वप्रथम बोला कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसका नाम था कॉपरनिकस। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन देखिए कॉपरनिकस से भी पहले, ओके, कॉपरनिकस से भी पहले एक आदमी थे, ओके, जो उनका नाम क्या था, टॉमली। अंग्रेजी में लिख देता हूँ, PTOLEMY, टॉमली। इन्होंने क्या बताया था कि सूर्य जो है पृथ्वी, मतलब इन्होंने पृथ्वी को केंद्र माना था, मतलब पृथ्वी को इन्होंने सेंटर माना था। ओके, पृथ्वी को सेंटर माना था, और सन, ये मान के चलिए सन है, ओके, सन बना दिया, ये जो है ऐसे से चारों ओर घूमती है। ओके, तो टॉमली ने क्या बोला था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूरज जो है इसके चारों ओर घूमती है। लेकिन कॉपरनिकस ने क्या कहा कि सूरज जो है बीच में है, ये हो गया सन हमारा, और पृथ्वी जो है ये हो गया, ओके, ये हो गया हमारा अर्थ, है ना, अर्थ जो है घूमती है। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कि ये इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कॉपरनिकस। अगर ऐसा पूछा जाता कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है कौन, सूरज, राइट। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है कि टॉमली। तो ये इस अवधारणा को, है ना, जिसमें क्या बताया गया है कि पृथ्वी को केंद्र माना गया है। ओके, तो ये जो है इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। ओके, जियोसेंट्रिक मॉडल बोलते हैं। ओके, और इसको बोलते हैं जब सन को मतलब सेंटर माना गया, तो इसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक। ओके, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम पूछा जाए कि जियोसेंट्रिक क्या है, जियोसेंट्रिक क्या है, मतलब जियो मतलब क्या हो गया, अर्थ हो गया, और सेंट्रिक मतलब अर्थ को सेंटर मान के, हेलियो मतलब सन होता है, और सेंट्रिक मतलब यहाँ पे क्या है, सन को सेंटर मान के ये अवधारणा दिया गया है। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा कॉपरनिकस जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और सूर्य। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन पूछा गया 67वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2022 में। देखिए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन है, सूर्य। अब ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि प्रधान आकाशीय पिंड, अगर हमारे सौरमंडल में अगर सन नहीं हो, ओके,
तो सूरज नहीं हो तो कोई भी चीज़ का अस्तित्व तो मिट जाएगा। ओके, जितने भी हैं ग्रह हैं उपग्रह, उनका सभी का अस्तित्व क्या है, मिट जाएगा। हमारा सौर मंडल किस पे टिका हुआ है, सूर्य पे, इसलिए क्या बोला, प्रधान आकाशीय पिंड बोला गया है सूर्य के बारे में। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय दूरी है। तो जब ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी को, तो पृथ्वी और सूर्य, तो एक खगोलीय इकाई बराबर, तो खगोलीय इकाई को अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। तो एक 1 AU है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर होता है, राइट। अब देखिए, आपको ये मन लग रहा होगा कि हम ब्रह्मांड की दूरी किलोमीटर या फिर माइल्स में क्यों नहीं नापते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी रीज़न क्या है ना, रीज़न क्या है कि ब्रह्मांड जो है बहुत दूर में, बहुत क्या है, विशाल है। ओके, ब्रह्मांड क्या है, बहुत विशाल है, और विशाल का किलोमीटर है, और माइल्स में नापना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है हम ये करते हैं। जब 15 करोड़ किलोमीटर इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है 1 AU है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो बृहस्पति की दूरी, बृहस्पति को अंग्रेजी में कहते हैं जुपिटर। ओके, जुपिटर की दूरी तब कितनी हो जाएगी, तो 5.2 है ना AU हो जाता है, राइट। देखिए, इतनी विशाल दूरी है, इसलिए विशाल दूरी को हम किलोमीटर और माइल्स में नहीं नाप सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल होता है 15 करोड़ किलोमीटर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूर्य से है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, राइट। देखिए, ऑप्शन क्या है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ओके, या फिर ऑप्शन 2 है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, या फिर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। देखिए, ये हो गया सन हमारा, ओके, और इसके बीच में हो गया यहाँ पे मून, यहाँ पे हो गया हमारा पृथ्वी। जब तीनों एक सीधी लाइन में आ जाती है, ओके, और ये घटना कब घटती है, ये घटना हमेशा अमावस्या के दिन में घटती है, अमावस्या, या फिर इसको कहते हैं न्यू मून। न्यू मून को ऐसा घटना घटती है। लेकिन यहाँ पे एक और मतलब कि क्या कहते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर एक अमावस्या को, है ना, सूर्य ग्रहण नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता, इसका भी कारण है कि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष लगभग, है ना, चंद्रमा की कक्षा मतलब मून की कक्षा, और क्या है, अर्थ की कक्षा जो है, कक्षा मतलब ऑर्बिट, ओके, वो लगभग कक्षा के सापेक्ष लगभग 5 डिग्री जो है, 5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, इसलिए क्या होता है, अधिकांश समय जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर या फिर नीचे से गुजर जाती है, और इसीलिए क्या होता है कि हर एक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। ओके, तो इतना आपने समझा कि ये तीनों जब स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, ओके, सन, मून और अर्थ, तब हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। अब सूर्य ग्रहण जो है 3 प्रकार का होता है, जैसे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, फिर उसके बाद आंशिक सूर्य ग्रहण, या फिर और नेक्स्ट होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये तीनों प्रकार के सूर्य ग्रहण होता है। अब हम जानेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा कि जब सूरज को ना, ऐसा होता है कि जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, और इस दौरान क्या होता है, दिन में भी अंधेरा छा जाता है। ओके, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या हो गया, आंशिक सूर्य ग्रहण जब मतलब कि एक हिस्से को ढकता है, मतलब थोड़ा सा, जैसे कि ये सूर्य हो गया, राइट। जब चंद्रमा मान के चलिए कि यहाँ पे पूरा आ गया, है ना, पृथ्वी पे, तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी का कोई भी पार्ट जो है यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, राइट। तो हो गया ना पूर्ण सूर्य ग्रहण मतलब। और आंशिक में क्या हो गया, आंशिक में थोड़ा सा हो सकता है पार्ट, मतलब इतना पार्ट दिखाई दे, इतना पार्ट ढके। ओके, इसके बाद क्या है वलयकार। वलयकार में क्या होता है, जब ये हो गया हमारा सूरज, ओके, और ये चंद्रमा, मतलब इस प्रकार हो गया, तो ये देखिए वलय बन गया ना, ये पार्ट जो विजिबल होता है ना, लाइट, मतलब लाइट की तरह ये हमें विजिबल दिखाई देता है, इसको वलयकार सूर्यग्रहण कहते हैं। ओके, या फिर इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ओके, तो इतना हो गया सूर्य ग्रहण के बारे में। और हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा चंद्र ग्रहण होता है। तो मैंने सोचा कि सूर्य ग्रहण के साथ चंद्र ग्रहण को भी समझा देता हूँ। चंद्र ग्रहण कब होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छे से। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य, ये हो गया सूर्य, तो इसके बीच में आ जाता है पृथ्वी, ओके, पृथ्वी, और यहाँ पे आ गया चंद्रमा, जब जो है सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो क्या होता है, हमें चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण होता कब है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है,
पूर्णिमा। पूर्णिमा को अंग्रेजी में कहते हैं फुल मून। ओके। जिस प्रकार मैंने बताया था सूर्य ग्रहण में सूर्य ग्रहण की पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण होता है और क्या वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। उसी प्रकार क्या होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होता है। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण मतलब पूरी तरह चंद्रमा को ढक लिया जाता है, उसे इसे क्या कहते हैं ब्लड मून भी कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण को। उसके बाद आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, उसके बाद उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। ओके, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ कि इनमें से कौन दिखता नहीं है। देखिए चंद्र, तो चंद्र तो हमें दिखता है, मंगल, शुक्र और राहु। ओके, तो ये सभी जो है हमारे इन सभी को हम जो है देख सकते हैं, लेकिन राहु जो है ऑप्शन डी में दिया गया, हम इनको नहीं देख सकते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है कि जैसे कि चंद्र हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, वास्तविक रूप से ये क्या है फिजिकल बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी। यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि हो गया चंद्र, शुक्र और क्या है मंगल, ये क्या है फिजिकल बॉडी है, मतलब भौतिक पिंड है ये। लेकिन राहु के बारे में क्या बताया गया है कि राहु जो है एक गणितीय क्या है बिंदु है या फिर मैथमेटिकल पॉइंट है। मैथमेटिकल क्या है पॉइंट है, मतलब राहु जो है कोई ठोस नहीं है। ओके, ठोस तारा या ग्रह नहीं है। यह खगोल विज्ञान में से क्या कहते हैं नॉर्थ लूनर नोड कहा जाता है। ओके, तो इसी कारण से हम क्या है इन तीनों चीज़ को तो देख पाते हैं, मतलब चंद्र मंगल शुक्र को देख पाते हैं, लेकिन हम राहु को नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऑप्शन ए है बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके पीछे मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो शुक्र जो हमारा करेक्ट आंसर है। ये हो गया हमारा सूर्य। ओके, शुक्र सर्वाधिक गर्म क्यों है, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऑप्शन ए है बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। सबसे पहले हम जानते हैं कि सौर मंडल में ये हो गया हमारा सूरज क्योंकि प्रकाश बिखेर रहा है। उसके बाद किसका स्थान है, ओके, उसके बाद है मर्क्यूरी मतलब बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद स्थान है हमारा पृथ्वी का, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और यहाँ पे लिखता हूँ वरुण। ओके, अब देखिए यहाँ पे सूरज के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, तो बुध को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था, उसके बाद शुक्र को, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ओके, लेकिन होता क्या है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो हमारा सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र है। देखिए शुक्र क्यों है, मैं इसके पीछे जो है रीज़न बता रहा हूँ। राइट, देखिए और बुध क्यों नहीं है इसके पीछे भी रीज़न बताऊँ। ऐसे बुध जो हमारा पहला है ना, शुक्र हमारा दूसरा नंबर पे आता है। ओके, देखिए बुध के पास वायुमंडल है ना, वायुमंडल नहीं के बराबर है, वायुमंडल यहाँ पे लिख देता हूँ, वायुमंडल बुध के पास जो है नहीं है, लेकिन यहाँ पे शुक्र में वायुमंडल बहुत बहुत ही घना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है CO2 पाए जाते हैं, शुक्र पे CO2 गैस पाया जाता है, जो जब सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती है तो वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। ओके, और इसे अंतरिक्ष में वापस आने के लिए मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिसके कारण से जैसे कि आप बिल्कुल एक बंद कार की तरह, जैसे कि आप कार लेते हैं एग्जाम्पल, और क्या है उसमें हीट हम दे रहे हैं बाहर से, उसमें जितनी गर्मी होगी सेम उसी प्रकार हीट जो है शुक्र से बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण से ये जो है हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि दिन और रात दोनों में लगभग 464 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहेगा। राइट, तो ये हमारा हुआ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब हमारा सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। इसके बाद क्या आता है हमारा नंबर, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा तीसरे नंबर पे है। इसमें से क्या है, जैसे कि शुक्र को, और शुक्र के बारे में कहा जाता है कि इसे शुक्र ग्रह को भोर का तारा, इवनिंग स्टार या क्या कहते हैं कि पृथ्वी का जुड़वां बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन, ये सभी नामों से जाना जाता है। ओके, और नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे पृथ्वी के बारे में तो जानते हैं मंगल है ना, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। जैसा मैंने बताया इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकदार ग्रह देखते हैं ऑप्शन में क्या है, पृथ्वी है, यूरेनस है, नेपच्यून है या फिर शुक्र है। तो सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो हमारा शुक्र है सबसे चमकदार ग्रह। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो कितने मिनट लेता है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन में से क्या है, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट और 16 मिनट। तो करेक्ट आंसर है 8 मिनट लेता है। ओके, तो एग्जैक्टली 8 मिनट और 22 सेकंड लेता है, ठीक ना, 20 से 22 सेकंड। तो कहीं पे 20 मैंने देखा है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है टोटल। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो सूर्य से अगर चले हम, ये हमारा सूरज हो गया, सन हो गया। इसके बाद कौन आता है, बुध का स्थान आता है। तो बुध के मैंने जैसे कि डिस्कस किया था। इसके बाद आता है शुक्र और इसके बाद आता है हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद हमारा है मंगल। ओके, तो ये सभी चारों ग्रह हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया अभी, शुक्र को हम लोग इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी का जुड़वा बहन या सबसे चमकदार तारा के नाम से जाना जाता है। ओके, शुक्र को। उसके बाद हमारा पृथ्वी आता है। ओके, तो देखते हैं सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है तो 5 मिनट में या 6 मिनट में या 8 मिनट में या 10 मिनट में। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर बोल सकते हैं कि 8 मिनट है, 8 मिनट 20 से या 22 सेकेंड। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग लगभग कितना समय लगता है। तो लगभग तो हम जानते हैं 365 या 366 दिन लगते हैं। ओके, तो 365 दिन तो लगते हैं एक्चुअली में, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है 365 दिन .25 हो गया। मतलब ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा हो गया है, क्योंकि अगर सटीक गणना करें तो 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 48 मिनट और 46 सेकेंड लगता है। ओके, तो और इसी समय की अवधि को क्या कहते हैं, सोलर वर्ष कहते हैं, सोलर ईयर। इसको आप याद रखिएगा। और इसे क्या है, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि ये आ गया है पॉइंट, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये सन हो गया, तो सन से तब सन हो गया, तो सन के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है। ओके, तो सन से जब घूमती है तो न्यूनतम दूरी, मतलब कि सन और पृथ्वी की जो है न्यूनतम दूरी किस दिन होती है और अधिकतम दूरी किस दिन होती है। ओके, तो जब न्यूनतम दूरी, ओके, जब न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, मतलब कि भूगोल की भाषा में उसको कहते हैं उपसौर। उपसौर कहते हैं, अंग्रेजी में भी याद रखिए, पेरी हेलियन। ओके, पेरी हेलियन आप याद कर सकते हैं। न्यूनतम दूरी, पेरी मतलब पास पास करके, है ना, पेरी मतलब पास। ओके, न्यूनतम दूरी कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है। ओके, दूसरा हो गया अधिकतम दूरी, है ना, न्यूनतम दूरी है तो अधिकतम दूरी भी आएगा। तो अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। अपसौर, और अपसौर को अंग्रेजी में कहते हैं अपे हेलियन। अपे मतलब अवे, अपे को आप बोलिए अवे। अवे मतलब दूर होता है, अवे मतलब दूर दूर। ओके, तो दूर दूर कब होता है, ये 4 जुलाई को होता है। ओके, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है ना। तो जब परिभ्रमण करती है पृथ्वी तो करीब करीब कितना दूरी तय करेगी। हमारा ऑप्शन ए है 49 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 59, ऑप्शन सी है 69 और ऑप्शन डी है 79 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इन सभी मतलब जो भी मतलब बीपीएससी ने जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हैं। ओके, तो मैं आप इसको प्रूव करता हूँ। जैसे कि पृथ्वी की परिधि जो है, लगभग परिधि कितना है, 4075 किलोमीटर। ओके, और इसे एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है, 24 घंटे का, ना 24 आवर्स का समय लगता है। तो प्रति मिनट अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो 28 किलोमीटर। ओके, 28 किलोमीटर ना प्रति मिनट हो जाएगा, मिनट जो है लगेगा। ओके, जो लगभग जो है 27.8 किलोमीटर पर मिनट, है ना, होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है 28.8 किलोमीटर पर मिनट। जैसे कि अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा तो लगभग में 28 किलोमीटर भी होगा तो वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो बीपीएससी जो है घटना चक्र का बुक, अगर आपको उसको देखेंगे उठा के तो उसमें भी जो है करेक्ट है, मतलब इसको सेम एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन ए अप
अपसौर में, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे कि मैंने लास्ट 1-2 क्वेश्चन पहले शायद मैंने डिस्कस किया था कि अधिकतम दूरी कब होती है, न्यूनतम दूरी कब होती है, ओके। और अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ओके। देखिए अपसौर हो गया, ये हो गया उपसौर। उपसौर को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेरी, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। पेरी जैसे कि मैंने समझाया था, पेरी मतलब पास पास, ओके। पास पास मतलब नज़दीक, है नियर। ये तो मैंने निमोनिक्स बता दिया, इससे इसका कोई मतलब नहीं होता, ओके। पास पास होता है। और ये कब होता है सबसे पास, तो 14 है ना 0.7 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, ये है करोड़ किलोमीटर। और ये स्थिति कब होती है, तो 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, मतलब 3 जनवरी को सबसे, मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सबसे कम होती है। अब आ गया उपसौर। उपसौर को क्या कहते हैं, जैसे कि अपसौर को क्या क्या बताया मैंने, पेरीहेलियन। तो यहाँ पे है अपसौर ना, अपसौर को क्या बोलेंगे, अपेहेलियन, अपेहेलियन। एपेहेलियन मतलब अपे मैंने क्या बताया था, अवे। अवे मतलब क्या होता है, दूर, है ना, दूर, ओके। ये मैंने निमोनिक्स बताया, ऐसे इसे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अपे मतलब क्या होगा, दूर। आपको ये ताकि याद करने में जो है ये ईजी रहे। तो क्या हो गया, अपसौर ये सबसे दूर होती है, और ये सबसे दूर होती है, कितना किलोमीटर होता है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर, है ना, करोड़ किलोमीटर। और ये स्थिति कब बनती है, ये स्थिति बनती है 4 जुलाई को। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। तो इसमें बोला अधिकतम दूरी कब होगी, तो अधिकतम दूरी देखिए अपेहेलियन मतलब अपसौर में होती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ओके। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन 2 है भास्कर, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त, और ऑप्शन डी है वाराहमिहिर, ओके। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आज से लगभग 1500 साल पहले, 1500 साल पहले लोगों का क्या मानना था कि पृथ्वी स्थिर है ना, पृथ्वी के बारे में बोलते थे कि पृथ्वी जो है स्थिर है और आकाश घूम रहा है। तब आर्यभट्ट ने, है ना, आर्यभट्ट आए और उन्होंने एक, आर्यभट्ट के ने उन्होंने एक पुस्तक थी, उनकी एक पुस्तक उन्होंने लिखा। पुस्तक में पुस्तक का नाम है आर्य भट्टिया, आर्यभट्ट 499 ईस्वी में उन्होंने लिखा। स्पष्ट किया इसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है अपनी दूरी पे घूमती है, ओके। और तो इस सिद्धांत को उसने समझाने के लिए उन्होंने एक नाव का एग्जाम्पल, जैसे कि ये नाव है, ओके, नाव है पानी में, अगर नाव आगे बढ़ता है, ठीक, नाव इस दिशा में जा रहा है, तो पेड़ पौधे जैसे कि ये ट्री हो गया, ओके, यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या है पीछे घूम जाते हुए नजर आते हैं। तो इन्होंने कहा था कि ठीक वैसे ही है जैसे कि तारों का समूह जो है पीछे जाता हुआ दिखाई देता था। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। ऑप्शन है 43 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 43 किलोमीटर, राइट। तो भारत का जो भूमध्य रेख व्यास से ध्रुवीय व्यास से लगभग कितना है, 63 किलोमीटर, नहीं 43 किलोमीटर, मतलब 43 किलोमीटर अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह आता है ऑप्शन ए हमारा बृहस्पति का, राइट। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को अंग्रेजी में कहते हैं जुपिटर। तो आप इसी को जरूर याद कर लें, अंग्रेजी नाम के जुपिटर, और ये सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में मतलब कितना समय लेता है, ओके। तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 साढ़े 29 साल का समय लेता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना टाइम लेता है। तो यूरेनस का टाइम कितना है, 84 साल है, मतलब 84 ईयर लेता है। नेक्स्ट है वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब सबसे लंबा साल कहाँ पे होगा। तो प्लूटो पे जो है सबसे लंबा साल होता है, क्योंकि प्लूटो जो है सबसे दूर में है, तो इसको मतलब कि क्या है, सन का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए दीर्घतम मतलब वर्ष होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद दोस्तों, तो हम चलते हैं, आज से क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। और क्लास खत्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास आज जो होगा उसमें हम जो घटना चक्र है, इससे आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, ओके, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा हो गया, सो आए हुए जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, हम उन सभी क्वेश्चन को करेंगे, ओके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को अच्छे से देखिए और लाइक एंड क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी दोस्त आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास मेरा वीडियो जरूर शेयर करें, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।